हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईपी मेड बाय एलपीटी। तो हमने अभी तक 2021-22 के क्वांट के पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए और हम 2023 के क्वांट के पीवाईक्यू को अब डिस्कस करने वाले। सो स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 एज ए वैल्यू पूछी हमसे साइन की पावर 4 थीटा एंड कॉस की पावर 4 थीटा। तो ऐसा कुछ पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो एक्सप्रेशन दिया उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लो, क्या क्या दिया हुआ है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो कॉस थीटा अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे इस तरह से। फिर इसको डिवाइड कर दो इधर, तो क्या बन जाएगा, अल्टीमेट बन गया टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है पाई बाई 4 पर होती है, और पाई प्लस पाई बाई 4 फाइव पाई बाई 4 पर भी होती है। तो इस तरह से काफ़ी वैल्यू आती है। बट बेसिकली फ़र्क किसका पड़ेगा, अगर हम चेक करेंगे तो वैल्यू भाई प्लस और माइनस पर थीटा की कोई डिपेंडेंसी होती है। कि मान लो अगर यहाँ अपन ने थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 हो सकती है, और 5 पाई बाई 4 हो सकती है। इसके अलावा इस तरह चलती रहती है। अब मुझे एक बात बताओ, अल्टीमेट हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा पूछा हुआ है। तो पावर इवन है तो नेगेटिव, अगर थीटा की वैल्यू बेसिकली इफेक्ट क्या पड़ेगा थीटा से इतना इफेक्ट पड़ेगा कि अगर ये वाला थीटा लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये वाला थीटा लेंगे तो साइन और को दोनों नेगेटिव आएंगे। बट अल्टीमेट तो पावर पॉजिटिव ही आनी है भाई, पावर हमारे पास इवन है तो अल्टीमेट जो एक्सप्रेशन आना है पॉजिटिव ही आना है। तो हम किसी एक का यूज कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ साइन थीटा में थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 4 की होल पावर 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 की होल पावर 4। तो इस तरह से ये बन गया। साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। 1/√2 इसको इस तरह किस तरह लिखोगे, इसको लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर इस तरह से। तो उससे क्या होगा, 2 × 2 मल्टीप्लाई होता है, ये हमने सीखा है। तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 1/2। तो बेसिकली क्या बन गया, 1/2 का स्क्वायर, और ये अल्टीमेट क्या बन गया, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1/2। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक हमारे पास जो साइन थीटा कॉस थीटा की कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और एक सिंपल सा एक्सप्रेशन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हमारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ और हमसे उसकी वैल्यू पूछी है। तो हमें अल्टीमेट समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पर अलग अलग सिंपल एक एक स्क्वायर रूट आ रहा है। मतलब अल्टीमेट कैसे ना कैसे करके हमें इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो ऊपर वाला स्क्वायर है स्क्वायर रूट एक कट जाए। तो बेसिकली हमने ऐसा कुछ सीखा है। अगर हम हमारी प्रीवियस वीडियो की तरफ जाएंगे, अगर हम पुरानी वीडियो की तरफ जाएंगे, तो हमने एक आइडिया सीखा था जिसमें हम जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से बनाते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं, हमने बोला था कि जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे a² + b² + 2ab की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हम ध्यान से, और यहाँ पे ab क्या होता था, बेसिकली जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे जिसमें ए बी जो टर्म होगी ना वो रूट में आती है। ऐसा होता है बेसिकली, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता तो बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा होता है। तो बेसिकली क्या बनेगा, ये 3 + √5, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसको हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो देखो हमारे पास 2 नहीं है, सबसे पहले हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते। तो उससे क्या बनेगा, ये बन गया 6 + 2√5 / 2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आया, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेट 2ab बनाना है और यहाँ पर 2 हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, एक बार के लिए हम 2ab और 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब बताओ ऊपर वाला एक्सप्रेशन कुछ बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। क्या बन सकता है, 5 + 1 + 2√5। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं अपन √5 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, और 2√5 / 2। इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, ले लो स्क्वायर रूट पूरे पे ही। तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये बन गया हमारे पास √5 + 1 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, स्क्वायर रूट से ये देखो ये कट जाएगा, कितना बनेगा, √5 + 1 और आ गया √2। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, √5/2 प्लस √1/2। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी √5/2 प्लस √1/2। क्लियर है। तो ये वाला जो हमने आइडिया समझा, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी 2021 या 22 में किसी में भी ये आइडिया पूछा था। तो बेसिकली कंसेप्ट तो रिपीट हो रहे हैं, हर बार पेपर में कंसेप्ट तो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 7 एंड 2px + p - q y = 28
तो ऐसा कुछ दिया हुआ और हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपको p कॉमा q ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है या फिर ये जो पेयर है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि मान लो आपके पास दो इक्वेशन है a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ऐसी कोई दो लीनियर इक्वेशंस है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और आपसे बोल दे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या हुआ, जो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम ही आना चाहिए, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। ये किसी कंडीशन है जब आपके पास दो वेरिएबल्स टू इक्वेशंस दी हुई हो, सिंपल लीनियर इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे टू वेरिएबल में, उनके अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये वाली कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है, हम इसको अप्लाई करने वाले। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि देखो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से लिख के दे देगा आपको 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इसमें लिख देगा आपको 2px, इसको इसी तरह से लिख दिया लेट्स सपोज। तो कभी कभी हम गलती क्या कर देते हैं, कि भाई कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 28 मान लेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को या तो आप पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेके मतलब सारे के सारे टर्म को आप एक प्रॉपर अरेंजमेंट में करो। अगर x आपने लिखा है तो भाई x उसी तरह से लिखो जिस तरह से आपने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है x वाला टर्म। अगर y वाले टर्म की बात करें तो उसको उसी तरह से लिखो जो इसमें लिखा है, कोई भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो अगर आप इसमें -7 और 28 लोगे तो फिर वो दिक्कत है, वो फिर एम्बिग्यूटी आ जाएगी, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो या तो कांस्टेंट टर्म वाला जो पोर्शन है या फिर जो भी आप टर्म ले रहे हो उसको प्रॉपर अरेंज कर लो कि भाई कौन सी टर्म आपको लेफ्ट में लेनी है, कौन सी आपको राइट में लेनी है। क्लियर है? चल तो इसमें बताओ इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, 2px p माइनस qy इक्वल टू 28 है। तो बताओ क्या बनेगा, 2/2p, इधर बनेगा 3y p माइनस q, इधर बनेगा 7/28। क्लियर है? इसको ऐसे कट कर लो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 टाइम्स। तो बेसिकली क्या बनेगा, 1/p हो गया 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, p आ गया, p की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा 3/4 माइनस q इक्वल टू 1/4। तो 12 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी -8। तो आपके पास जो p, q है वो क्या आ गया, p, q आ गया आपके पास 4, -8। समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास केवल एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस इसका आपको पता होना चाहिए था, उसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। किसके कंटेक्स्ट में पूछा है, सर्कल के कंटेक्स्ट में हमसे बात की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल टच इट एट 2 पॉइंट्स। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, किसी भी सर्कल की जो टेंजेंट होती है सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट बताओ, ए सर्कल हैव 2 पैरेलल टेंजेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई सर्कल की 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। देखो पहली टेंजेंट हमने ये मान ली और दूसरी हो गई ये। तो बताओ, देखो अगर अपन मान लो ये वाला पॉइंट पे सर्कल को टेंजेंट टच कर रही है तो इसके पैरेलल केवल एक ही पॉइंट होगा जहां पर इस तरह की बनेगी, तो उसी और वो इसी के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सर्कल हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। बेसिकली मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही आपके पास पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। There is no tangent to a circle passing through a point inside the circle। अगर कोई पॉइंट से टेंजेंट इनसाइड द सर्कल से करेगी तो वो बेसिकली टेंजेंट नहीं बन के कॉर्ड बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो टेंजेंट रही नहीं। तो इसका अगर वो इनर सर्किल इनसाइड द सर्किल से किसी पॉइंट से टच होगी तो वो बेसिकली रहेगा ही नहीं टेंजेंट, वो क्या बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इसने बोला है कि ऐसी कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ट्रू हो गए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 1:3। तो कॉन्स की बात की और उनके वॉल्यूम का रेशियो। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 1/3 पाई r²h, जहाँ पे r रेडियस है और h हाइट है कॉन की। रेडियस बेसिकली जो उसका सरफेस एरिया, जो उसका बॉटम पार्ट होता है, उसकी जो रेडियस होती है उसको अपन r से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह की कॉन मान लेते हैं अपन। 2 कॉन है, एक तो ये कॉन है, एक अपन ऐसी कॉन मान ली। ठीक है, एक ही हमारे पास ये कौन होगी, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। और क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास H2 हाइट का है, ये हमारे पास H1 हाइट है। ऐसा कुछ क्वेश्चन ने दे दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या दिया हुआ है,
हमें वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, तो लेट सपोज वॉल्यूम, तो मान लो B1 हमारे पास वॉल्यूम है फर्स्ट वाले का, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, और B2 हमारे पास है 1/3 पाई R स्क्वायर H2। इस तरह से कुछ बन गया। तो हमें ये तो दिया हुआ है, और देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, तो B1 अपॉन B2 कितना दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 किसके इक्वल है R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2। और अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन हमें रेडियस का भी रेशियो दिया हुआ है, तो बेसिकली R1 अपॉन R2 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2/3, तो ये बन गया 2/3 का स्क्वायर इंटू H1 डिवाइड बाई H2, तो ये बन गया अल्टीमेट 4/9। इसका बच्चा कुछ पार्ट इधर कर लेते हैं, ये क्या बन गया 1/3 इक्वल टू 4/9 H1 H2, इससे कट जाएगा, तो बेसिकली H1 और H2 कितना आ गया, H1 और H2 आ गया हमारे पास 3:4। तो जो हाइट का रेशियो है दोनों वॉल्यूम दोनों कॉन्स का, वो क्या हो जाएगा 3:4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये भी बिल्कुल एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन, डिपेंडेंट क्वेश्चन है, एक सिंपल फॉर्मूला वॉल्यूम वाला, उसको यूज करना था, सारी कंडीशन आपको गिवन है और आपको हाइट का रेशियो निकालना था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है कि कोई एक सर्कल है जो स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो मान लो ये एक स्क्वायर है, इस तरह कुछ स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो मुझे बताओ जो सर्किल का डायमीटर होगा वो क्या इसकी साइड के इक्वली होगा क्या? मान आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये भी 6 ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस क्या होगा, रेडियस हो गई हमारे पास 3, तो रेडियस 3 है, तो एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला, तो पाई 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9 पाई। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में 9 पाई। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो देखते ही आप कंप्लीट कर सकते हो, इतना आसान है। सिंपल आपको एक आइडिया होना चाहिए बस, और आपको फॉर्मूला जो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई R स्क्वायर फॉर्मूला होता है सर्कल के एरिया का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास लास्ट 2022 से स्टार्ट हुए थे, तो 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन है। अगेन हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनके बारे में बोल रहा है कि भाई इसमें बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा गलत है। तो क्या है बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 4 बॉयज एंड 8 गर्ल्स कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। तो 4 बॉयज और 8 गर्ल्स है, उन्होंने कुछ वर्क कंप्लीट किया है, वो 5 डेज में किया है। आफ्टर दैट 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इंक्रीज। तो बेसिकली अब बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो गए 7 और गर्ल्स हो गए हमारे पास 11। तो क्या किया, तो दे कंप्लीट द 1/3 मोर वर्क। तो पहले उन्होंने 1/3 कंप्लीट कर लिया था, 1/3 और कंप्लीट कर लिया उन्होंने कितने दिनों में, 3 डेज में। इफ द रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 2 डेज। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर रिमेनिंग वर्क को हमें 2 डेज में कंप्लीट करना है तो हम कितनी गर्ल्स को इंक्रीज करें। तो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि भाई गर्ल्स जो इंक्रीज हुई है वो 32 है, तो हमें फाइंड करना है कि भाई कितनी गर्ल्स इंक्रीज होगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को कर लेते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये है, तो बताओ सॉल्व कर लो क्या आ रहा है, 4 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक बॉयज की एफिशिएंसी मान ली पर डे की B, सिमिलरली एक गर्ल्स की एफिशिएंसी क्या मान ली हमने G। ये एफिशिएंसी है पर डे वर्क की, भाई पर डे वो कितना यूनिट वर्क करते हैं। तो बॉयज की क्या हो गई, एक बॉय की कितनी हो गई B और एक गर्ल्स की हो गई G। तो मुझे बताओ ये टोटल पर्सन जितने भी है ये एक दिन में कितना वर्क करेंगे, एक दिन में करेंगे 4B + 8G। ये इनका टोटल वर्क है पर डे का। कब, अगर बी हम एफिशिएंसी मान रहे एक बॉय की और गर्ल्स की एफिशिएंसी को अपन G मान रहे। अब बताओ ये वर्क कितने दिन तक चला, ये वर्क 5 डेज तक। तो ये जो वैल्यू किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ टोटल वर्क। क्वेश्चन ने क्या बोला, 1/3 ऑफ टोटल वर्क। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है बोला हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर दैट 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इंक्रीज। तो अब बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो गए हमारे पास 7, तो अब वर्क कितना होगा 7 भी, और गर्ल्स हो गए हमारे पास 11। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, इतने इंक्रीज किए एंड उन्होंने अगेन 1/3 वर्क किया कितने दिनों में, 3 डेज में। तो ये जो वैल्यू किसके इक्वल है, ये भी 1/3 ऑफ द टोटल वर्क है। ठीक, तो अगेन मतलब समझ में आ रहा है कि ये दोनों वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए, तो इन दोनों को सेम कर दो। सेम करोगे तो क्या बनेगा, 20B + 40G इक्वल टू हो गया 21B + 33G। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल गई B की वैल्यू कितनी आ गई, 7G। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉयज और गर्ल्स की एफिशिएंसी में हमें रिलेशन मिल गया कि भाई एक जो बॉयज है वो 7 गर्ल्स के इक्वल है, या एक बॉयज की जो एफिशिएंसी है वो 7 गर्ल्स की एफिशिएंसी के इक्वल आ गई। यहां तक हमें समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ द रिमेनिंग वर्क। अब देखो पहले 1/3 हो चुका है, उसके बाद भी 1/3 हो चुका है, मतलब जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो भी कितना, वही 1/3 बचेगा। टोटल वर्क अगर हम 1 की तरफ मान ले तो 1/3 कंप्लीट कर चुके, मतलब 2/3 हम कंप्लीट कर चुके, तो बचा कितना 1/3। तो 1/3 वर्क कंप्लीट करना है 2 डेज में।
तो हमें 1/3 वर्क कंप्लीट करना है 2 डेज में, और क्वेश्चन बोला कितनी गर्ल्स इंक्रीज करे, तो 1/3 ऑफ द टोटल वर्क बेसिकली इसी के इक्वल है। तो यहाँ पहले हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू, तो रिप्लेस करो कितना आ रहा है, ये बी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो, कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 7 × 4 28G प्लस 8 36G, तो 36G × 5, तो ये बेसिकली बनेगा 180G। तो 180G आपके पास 1/3 ऑफ द टोटल वर्क है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख दिया हमने 180G। तो 1/3 ऑफ टोटल वर्क कितना, 180G। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज तो ठीक है जितने थे उतने, लेकिन गर्ल्स को इंक्रीज करना है। तो अब बताओ बॉयज कितने हमारे पास, बॉयज है हमारे पास 7, और गर्ल्स कितनी, गर्ल्स हमने मान ली X गर्ल्स हमने इंक्रीज करी है, ठीक है। पर डे अब इतना वर्क होगा, अब हमें X की वैल्यू फाइंड करनी, सबसे पहले इसमें भी इसमें रिप्लेस कर दो वैल्यू, तो कितना हो जाएगा बताओ, इधर हो जाएगा 49G प्लस 11G प्लस XG, ये हमारा पर डे का वर्क है, कितना हो गया 60G प्लस XG। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 डेज में वर्क कंप्लीट होना चाहिए, मतलब इतना वर्क कितने दिनों में, ये कितना वर्क है, ये होना चाहिए 1/3, 1/3 किसके इक्वल है, 180 के, बस इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो यहाँ कर देते हैं अपन इसे। तो 60G प्लस XG को 2 से मल्टीप्लाई करके 180G, देखो G से G कट गया, ये से कट गया 90 टाइम्स, तो X की वैल्यू कितनी होगी, 60 इधर जाएगा 30, मतलब 30 गर्ल्स हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर 2 डेज में कंप्लीट करना है। बट क्वेश्चन कितना बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 32 है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो हमें समझ में आ रहा है फर्स्ट पार्ट में इसमें गलत आया, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया रॉन्ग। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए एंड सी टू डू ए वर्क इज 1:2। तो ए और सी का टाइम जो है 1:2 है, तो जो टाइम का रेशियो होता है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की एफिशिएंसी ए है और सी की एफिशिएंसी सी मान ले, तो उनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, 2:1, उल्टा हो जाता है, ये हमें पता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है, बी इज 166 2/3% मोर, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेशियो में, तो बताओ 166, तो इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 66 2/3%, 100% होता है 1 और ये हो गया 2/3, तो अल्टीमेटली क्या बन गया 5/3। हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो 5/3 मोर है, एफिशिएंट है देन सी से। तो बेसिकली क्या दिया क्वेश्चन है कि जो वैल्यू है बी की वो कितनी है, सी प्लस 5/3 सी, ऐसा क्वेश्चन है बोला है। तो बेसिकली क्या आ गई है 8/3 सी। तो बेसिकली हमारे पास बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 8/3। अब ए और सी की एफिशिएंसी भी पता है, बी और सी की एफिशिएंसी भी पता है, इन तीनों कंबाइन कर दो। तो कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सी हमारा कॉमन है, तो सी से ऊपर सी की जो वैल्यू है इधर उसको सेम बना लो। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट वाला है इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एबीसी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एबीसी की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास 638। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई ए बी और सी की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए कंप्लीट 6% ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो हम सबसे पहले क्या जम्पसम ले रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर एफिशिएंसी पता है, तो लेट सपोज एफिशिएंसी ऑफ ए इन 1 डे 6 यूनिट, बी की 3 यूनिट है और सी की 8 यूनिट है, ये हमने अजम्पशन ले लिया। तो मुझे बताओ अगर एक दिन में ए जो 6 यूनिट वर्क करता है 6 डेज में कितना करेगा 36 यूनिट। तो 36 यूनिट वर्क करता है ए 6 डेज में, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन है 6% ऑफ टोटल वर्क, ये 6% ऑफ टोटल वर्क है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। इसका मतलब क्या हुआ 6 = 1% ऑफ टोटल वर्क। तो बेसिकली टोटल वर्क कितना हो जाएगा 100% ऑफ समथिंग क्या होता है टोटल वर्क। तो 100% ऑफ टोटल वर्क का मतलब होता है बेसिकली वो एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। तो बेसिकली क्या हो गया टोटल जो आपके पास वर्क है वो कितना हो गया 600 यूनिट। तो 600 यूनिट आपके पास टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि टाइम टेकन बाई बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 3 + 8 11। तो बी और सी एक दिन में 11 यूनिट वर्क करते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उन्हें, इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करो कितनी टाइम जाएगा, ये गया 5 फिर 4 फिर आ गया 6/11। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 54 6/11। क्वेश्चन ने क्या बोला है यहाँ पे ये 54 6/11 ही है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो 54 6/11 डेज। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया ट्रू। क्लियर है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, मतलब दोनों में मेहनत वाला क्वेश्चन हो गया, दोनों में थोड़ा सा अप्रोचेबल क्वेश्चन है,
ठीक है। तो बेसिकली आज हमने क्या किया, हमने कुछ 7 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करे और इसी तरह से हम अगले पार्ट में भी कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2023 के एंड देन 2024 के डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम 2023 कंप्लीट होने के बाद अगेन हम कंपैरिजन देखेंगे 2021 और 22 से, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगी, अप्रोच पता लग जाएगी किस में से आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, चलो बाय।